नमस्कार साथियों, आज से इस चैनल पर PYQ सीरीज स्टार्ट हो रही है और इस सीरीज की सबसे ख़ास बात यह है कि जो भी डिस्कशन किया जाएगा तो उसके चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D। तो हम इसमें केवल आंसर को ही नहीं टारगेट करेंगे बल्कि चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और इस PYQs में UPPCS 2025 से लेकर 1995 तक के क्वेश्चन शामिल रहेंगे। उसके अलावा RO, ARO के भी PYQs शामिल रहेंगे और UPPCS मेंस 2016 से लेकर 1994 तक के क्वेश्चन शामिल रहेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि PYQ से ही आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, कुछ और न पढ़ना पड़े। PYQ में ही इतना बता दिया जाए कि पूरा मटेरियल आपका मोर देन 90% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे UPPCS 2022 के हिस्ट्री के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? 12वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। तो इसका आंसर है 12वां शिलालेख। अब 12वां शिलालेख में क्या दिया हुआ है? इसमें धार्मिक संश्लेषण की बात की गई है और इसी शिलालेख में कुछ नए नए अधिकारियों की नियुक्ति भी अशोक ने किया था। वो कौन से नए नए अधिकारी थे? तो एक स्त्री महामात्र वज्रभूमिक नामक अधिकारी की नियुक्ति हो गई। ये सब क्या करते थे? धार्मिक संश्लेषण के बारे में प्रचार करते थे। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि अशोक के जो भी 13 शिलालेख हैं उसमें क्या क्या वर्णित है। तो देखते हैं प्रथम शिलालेख में अशोक ने क्या उल्लेख किया था। सामाजिक उत्सव का निषेध, पशु बलि पर रोक और सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो ये प्रथम शिलालेख में उल्लेख किया गया ये तीन चीज़ें, सामाजिक उत्सव का निषेध, पशु बलि पर रोक और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। द्वितीय शिलालेख में क्या है? पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। लोक कल्याणकारी काम में क्या है? पेड़ लगाना, कुआं खोदना। और तृतीय शिलालेख में दिया गया है महामात्रों अर्थात पदाधिकारियों के लिए प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश। और तृतीय शिलालेख में दूसरा पॉइंट है राजुक या रज्जुकों की नियुक्ति। चौथा शिलालेख देखते हैं, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। और पांचवा शिलालेख है धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश। और उसी में दूसरा पॉइंट है मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। छठा शिलालेख में वर्णित है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सातवें अभिलेख में है सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सम्मान रखने की शिक्षा। और उसका दूसरा पॉइंट है आत्म संयम, दया, सत्य, शुद्ध आचरण और नैतिक जीवन पर बल। आठवां शिलालेख में उल्लेख किया गया है धर्म यात्राओं का उल्लेख। और नौवां शिलालेख में है निरर्थक धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा नैतिक आचरण पर बल। नैतिक आचरण पर बल कौन देता है? 9वां शिलालेख। 10वां शिलालेख क्या है? इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करें। 11वां शिलालेख है धम्म विजय के विशेषताओं का वर्णन। और 12वां है धार्मिक सहिष्णुता के नीति का उल्लेख। और 13वां है कलिंग युद्ध का वर्णन। और 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम जहां अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। तो कौन कौन है? अंतियोक सीरियाई नरेश, तुरमय मिस्री नरेश, अतिकीनी मेसिडोनियन नरेश और मग एपीरस अलिक सुंदर श्रीन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं,
औरंगजेब के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास शुजा की हार, शाहमुगल की लड़ाई, धर्मत में विजय। अब बारी बारी से जो है कि इसके कालक्रम को देख लेते हैं कि ये लड़ाइयाँ कब कब हुई थी। तो पहला देखते हैं देवराई की लड़ाई। यह युद्ध मार्च 1659 में हुई थी, ये गलत लिख दिया गया है, में औरंगजेब और दारा के बीच हुई थी, जिसमें दारा की निर्णायक हार हुई और इसी में दारा सिकों की हत्या कर दी जाती है। शाहमुगढ़ की लड़ाई, यह लड़ाई 29 मई 1658 में औरंगजेब और दारा के बीच ही हुई थी और इस युद्ध में औरंगजेब का एक भाई औरंगजेब का साथ दिया, उसका नाम था मुराद बख्श। अब धर्मत की लड़ाई देखते हैं। यह युद्ध धर्मत उज्जैन के पास है, में 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और मुराद बख्श एक साथ थे और जसवंत सिंह दारा सिकों की ओर से लड़ रहे थे। यानी ये लड़ाई दारा के साथ ही थी और औरंगजेब और मुराद बख्श एक साथ थे और इसमें भी औरंगजेब एवं मुराद बख्श विजयी रहे। और बहादुर का युद्ध मुगल उत्तराधिकार के युद्ध का प्रथम युद्ध था। यह युद्ध 24 फरवरी 1658 को सुलेमान सिको दारा के पुत्र एवं राजा जयसिंह बनाम शाह शुजा के बीच हुआ था। शाह शुजा इस युद्ध में पराजित हुआ और बंगाल की ओर लौट गया। और खजुआ का युद्ध, यह युद्ध 5 जनवरी 1659 को खजुआ फतेहपुर उत्तर प्रदेश में है के निकट औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ और औरंगजेब विजयी हुआ। तो अब युद्धों का क्रम कैसे होगा, यानी पहले जो है शाह शुजा जो है कि बनारस में हार गया, उसके बाद धर्मत की विजय हुई, उसके बाद शाहमुगढ़ हुआ और फिर लास्ट में देवराई हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यानी ये भवन है और इनको बनाने वाले निर्माणकर्ता इधर हैं। तो सुल्तानगढ़ी है, लाल महल है, जमात खाना मस्जिद है और 2.5 दिन का झोपड़ा है। आपको एक दूसरे के क्रम में लगाना है कि कौन क्या बनवाया था। तो देखते हैं। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाया था, लाल महल बलमल ने बनवाया था, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके बाद भी कुछ एडिशनल जानकारी देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ने और क्या क्या बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 से 1210। कभी कभी क्या होता है कि शासकों का जो है कि नाम दे देता है और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना होता है, तो इसीलिए इसका जो है कि शासनकाल भी मैंने लिख दिया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किया और ऐबक ने 2 मस्जिदें बनवाई थी, कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा लाहौर से ही शासन किया था, दिल्ली से शासन नहीं किया था। उसके द्वारा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक ताजुल नासिर के लेखक हसन निजामी और तारीख मुबारक शाही के लेखक फखरुद्दीन को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। इसके बारे में देख लेते हैं। 1210 से 1236 तक इसका शासनकाल है और इसके समय में हौज शमसी दिल्ली में एक विशाल जलाशय का निर्माण, शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा नागौर में है। इतना चीज़ें जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में बनी और इक्ता व्यवस्था की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने ही किया
कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किए गए कुतुब मीनार को पूरा भी इल्तुतमिश ने किया। और तबकाते नासरी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है कि लेखक मिन्हज उस सिराज को इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त था। अगला देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। इसके समय में कौन कौन स्थापत्य बना? अलाई दरवाज़ा, हौजे अलाई, श्रीनगर, श्री किला और हजार सतून राजमहल यानी 1000 खम्भों वाला राजमहल। बलबन 1266 से लेकर 1287 तक शासनकाल था और यह ईरानी उत्सव नौरोज की शुरुआत बलबन ने की। रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था और सिजदा, दंडवत और पैबोस कदम चूमना परंपरा की शुरुआत भी बलबन ने किया था। क्वेश्चन 4 है, सिंधु घाटी के सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो एवं लोथल। इसके साथ साथ और देखते हैं कि और जो इसमें हड़प्पा स्थल दिया हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें मिली खुदाई करने पर। तो देखते हैं सिंधु घाटी के पुरास्थल मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर नाव के चित्र और लोथल से नाव के चित्र का मॉडल प्राप्त हुआ था। अब हड़प्पा देख लेते हैं। क्वेश्चन में जिक्र हुआ है हड़प्पा का, तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और यहाँ से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या प्राप्त हुआ है? एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसको उर्वरता की देवी कहा जाता है, पीतल का बना हुआ इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरा और गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष। और इसके उत्खननकर्ता कौन कौन रहे हैं? तो दयाराम साहनी 1921 में उत्खनन किए, माधो स्वरूप बस 1926 और व्हीलर 1946। दूसरा है कोट दीजी। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953 में किए और यह कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है, वहाँ पे ये कोट दीजी है। इसने यहाँ से क्या क्या मिला? विशिष्ट लाल मिट्टी के बर्तन जिस पर काले रंग की चित्रकारी और किलेबंदी का प्रमाण और अग्निकुंड चूल्हों के अवशेष। अब धौलावीरा देख लेते हैं। लूनी नदी के किनारे है और इसका उत्खनन कौन करवाया था? जेपी जोशी ने 1967-68 में और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 में। यह आयताकार बना हुआ नगर था और विशाल जलाशय मिला, यहाँ जल संचयन व्यवस्था मिली। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, मानवीकृत बाट एवं माप, इतने चीज़ों का अवशेष धौलावीरा में। एक स्थान है भगत राव, यह सूरत के पास खंबात की खाड़ी क्षेत्र में है और इसके उत्खननकर्ता हैं SR राव। यह स्थल समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ माना जाता है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के बाएं तट पर और मोहनजोदड़ो है दाहिने तट पर। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। यहाँ पर क्या क्या मिला? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, पुरोहितों का विद्यालय, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुएं से प्राप्त नर कंकाल और घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य। अब लोथल, यह भोगवा नदी किनारे है गुजरात में, अहमदाबाद में। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव 1954 में। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर रहा है लोथल। और यहाँ क्या क्या मिला? गोदी यानी डॉकयार्ड, मनका बनाने का कारखाना, मानवीकृत बाट और माप, कब्रिस्तान, अग्निकुंड, अग्निवेदियों के प्रमाण, चावल के प्रमाण और नाव के चित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अगला क्वेश्चन,
अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। तो देख लेते हैं। गुजरात की विजय कब हुई? 1299 में, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में और वारंगल 1310 में। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ पे विजय प्राप्त किया था? तो मालवा में 1305 में महलक देव को पराजित किया था। सिवाना 1308 सातल देव को पराजित किया। जालौर 1310 कान्हड़ देव को पराजित किया। देवगिरी 1306-7 में यादव राजा रामचंद्र देव को हराया था। द्वार समुद्र 1310-11 में होयसल राजा और वीर बल्लाल तिर्ती को हराया। मदुरई 1311 पांड पर आक्रमण और धन लूटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? तो इसका उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। और इसी के विरोध में शंकरन नायरन ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। यानी दो क्वेश्चन तैयार हुए आपके, एक तो नाइटहुड की उपाधि और दूसरा जो है कि वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा कौन दे दिया? शंकरन नायर ने। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले संबंधित थे, किससे संबंधित थे? श्रमिक संघ आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से और जाति विरोधी आंदोलन से। इसका उत्तर है जाति विरोधी आंदोलन। तब ज्योतिबा फूले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित हैं। फूले समाज सुधारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे और ये 1873 में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। महिला व पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। कई बार गुलामगिरी पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गुलामगिरी किसने लिखा। क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा का भी जिक्र हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च के रूप में किया गया और यह साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी में समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा। और इस आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? बहिष्कार किन चीज़ों का? विदेशी कपड़ों का, वस्तुओं और शराब की दुकानों का बायकाट किया जाना, कर अदायगी से इनकार, जनता ने ब्रिटिश सरकार को कर देने से मना कर दिया। जन भागीदारी में इस आंदोलन में महिलाएं, छात्रों, किसानों, व्यापारियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्रारंभिक जोर सत्य की खोज पे था? अभी क्वेश्चन कुछ देर पहले आया था, तो ये थे ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को किया था। अभी इसमें 3-4 व्यक्तियों के नाम आए हैं, एम.जी. रानाडे, ताराबाई शिंदे और राजा राम मोहन राय। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो एम.जी. रानाडे महादेव गोविंद रानाडे, 1842 में इनका जन्म हुआ था और 1901 में मृत्यु हुई थी। ये भारतीय समाज सुधारक, न्यायाधीश तथा अर्थशास्त्री थे। महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता था। ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु रहे। पूना सार्वजनिक सभा और विधवा विवाह संघ की स्थापना की और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के स्थापना में मदद की, यानी संस्थापक सदस्य रहे। राजा राम मोहन राय, इनको आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था।
ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की 1828 में। आगे चलकर यही ब्रह्म सभा ही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। आत्मी सभा की स्थापना इन्होंने 1814-15 में किया था। संवाद कौमुदी इनकी एक पत्रिका है जो बंगाल में साप्ताहिक पत्रिका थी और 1821 में लिखा गया था। और मिरातुल अखबार फारसी भाषा का समाचार पत्र था जो 1822 में प्रकाशित हुआ। और तुहकात उल मुवाहिदीन 1803 फारसी में लिखे थे, जिसको एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा गया। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में लिखे। सती प्रथा के प्रबल विरोधी थे और इन्हीं के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया। इनको अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था। ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थीं और ये सत्यशोधक समाज से जुड़ी हुई थीं और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पम्फलेट था स्त्री पुरुष की तुलना, जो मराठी भाषा में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड, मारवाड़। तो इसका आंसर है मारवाड़। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक राव मालदेव के सेना नायक थे। शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में प्रभावित होकर कहा, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। कभी कभी यह कथन दे देता है और पूछ देता है कि कौन से शासक ने ये बात कही थी। अब आइए शेर शाह सूरी के बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। शेर शाह सूरी इसका मूल नाम फरीद खां था और जन्म लगभग 1486 और कहीं कहीं 1472 भी दिया गया है, जबकि 1486 सबसे एक्यूरेट है। और इसका जन्म सासाराम में हुआ था। पिता थे हसन खान सूर और वंश सूरवंश, शासनकाल 1540 से 45। और पहला युद्ध 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेर खान और हुमायूं, यानी शेर शाह और हुमायूं के बीच। और इसी युद्ध के बाद शेर खान ने अपना नाम बदलकर शेर शाह कर लेता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। इसमें फिर हुमायूं को पराजित होना पड़ता है। और शेर शाह सूरी क्या और काम किया रहता है? चांदी का रुपया जारी किया। इसका वजन 178 ग्रेन यानी 11.5 ग्राम। और सड़क-ए-आजम, जिसको आज जीटी रोड कहा जाता है, उसकी स्थापना इसने ही की थी, बनवाया था, स्थापना नहीं बनवाया था सड़क-ए-आजम। और किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण कराया पुराना किला परिसर में दिल्ली में। और 1545 में कालिंजर के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई और इसका मकबरा सासाराम बिहार में बनाया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।